हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म गूगल केमिस्ट्री पर। तो देखिए, हम लोगों ने काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम लोग एक मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं जो आपके यूपीएमएसपी द्वारा रिलीज किया गया है। तो आज हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट रिप्रेजेंट द मेल सेक्स ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट which of the following part represent male which of the following part represent male sex organ of flower, represent male sex organ of flower। इसमें आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ है स्टेमेन, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है पिस्टिल, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है मेगास्पोरेंजियम और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है पॉलिनेशन। पहला ऑप्शन क्या है आपका स्टेमेन, सेकंड ऑप्शन है आपका पिस्टिल, थर्ड ऑप्शन है आपका मेगास्पोरेंजियम और फोर्थ ऑप्शन आपको दिया हुआ है पॉलिनेशन। फोर्थ ऑप्शन क्या दिया हुआ है आपको? पॉलिनेशन। 1 मार्क का आपका ये क्वेश्चन है। देखिए, यही आपका पैटर्न है, जिस प्रकार से आपका यूपी बोर्ड का क्वेश्चन पेपर बन के आएगा वो इसी पैटर्न में बन के आएगा। इसलिए हम लोग जो है यहाँ पर मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं। पहला आपका क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट रिप्रेजेंट द मेल सेक्स ऑर्गन। तो आपको पता है जो आपका स्टेमेन होता है वो क्या होता है, आपका मेल सेक्स ऑर्गन होता है। इसके आपके दो पार्ट हैं, एक पार्ट होता है आपका यहाँ पर एंथर और दूसरा पार्ट यहाँ पर होता है आपका फिलामेंट, एंथर और फिलामेंट। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको जब प्रीवियस ईयर मैं करवा रहा था तो मैंने वहाँ पर भी करवाया हुआ है। वही सारे क्वेश्चन है यहाँ पे, कोई भी यहाँ पर नया क्वेश्चन इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इन ह्यूमन सेक्स ऑफ बेबी डिटरमाइंड बाई। क्वेश्चन आपका क्या है, इन ह्यूमन सेक्स ऑफ बेबी इज डिटरमाइंड बाई। इन ह्यूमन सेक्स ऑफ बेबी इज डिटरमाइंड बाई। आपके ऑप्शन यहां पर दिए हुए हैं, सेक्स क्रोमोजोम ऑफ मदर, सेक्स क्रोमोजोम पहला ऑप्शन आपका है, सेक्स क्रोमोजोम ऑफ मदर पहला ऑप्शन है आपका। सेकंड ऑप्शन आपको यहां पर दिया हुआ है साइज ऑफ ओवम, थर्ड ऑप्शन है आपका साइज ऑफ स्पर्म। सेकंड ऑप्शन आपका क्या है, साइज ऑफ ओवम, थर्ड ऑप्शन है आपका साइज ऑफ स्पर्म और फोर्थ ऑप्शन है आपका यहाँ पर, फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या है, सेक्स क्रोमोजोम ऑफ फादर। फोर्थ ऑप्शन आपका क्या है, सेक्स क्रोमोजोम ऑफ फादर। अब देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि इन ह्यूमन सेक्स ऑफ बेबी डिटरमाइंड बाई, मतलब जो आपका बेबी वो मेल होगा या फीमेल होगा ये किस पर डिपेंड करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो मेल होता है वो होता है आपका हेटेरोगैमेटिक। कैसा होता है नेचर में, हेटेरोगैमेटिक। कहने का तात्पर्य है आपका 44 + XY, ये है कंपोजिशन मेल का, और फीमेल आपकी होती है होमोगैमेटिक। फीमेल कैसी होती है, होमोगैमेटिक, मतलब आपका 44 + XX। अब जब आप यहां से आप बनाएंगे गैमीट्स तो आपका बनेगा 22 + X एक गैमीट और दूसरा गैमीट आपका बनेगा 22 + Y, और यहां पर जितने भी गैमीट बनेंगे वो क्या बनेंगे आपके 22 + X वाले। अब आप यहां पर देखिए कि अगर ये वाला गैमीट आपका, ये वाला मेल गैमीट इस फीमेल गैमीट से फ्यूज करता है तब तो आपकी बनेगी फीमेल। क्या बनेगी आपकी, फीमेल। और अगर ये जो दूसरा वाला मेल गैमीट है अगर वो इससे फ्यूज करता है तब तो यहाँ पर फॉर्मेशन होगा किसका, मेल का। तो आप इजीली देख पा रहे हैं कि जो भी आपका मेल होगा या बेबी फीमेल होगा वो कौन डिटरमाइन कर रहा है, वो डिटरमाइन कर रहा है सेक्स क्रोमोजोम ऑफ फादर। फादर का सेक्स क्रोमोजोम हमारा जो है वो यहाँ पर डिसीजन लेगा कि बेबी आपका मेल होगा या फीमेल होगा। अब यहाँ पर हम लोग बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनेटिक इंजीनियरिंग इज यूज्ड इन। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस ईयर में कराया हुआ है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपका। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज यूज्ड इन, ये है क्वेश्चन। ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है आपका मेडिसिन, पहला ऑप्शन दिया हुआ है मेडिसिन, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है एग्रीकल्चर, तीसरा बोथ और चौथा नन ऑफ द अबव। पहला ऑप्शन आपको दिया था मेडिसिन, सेकंड ऑप्शन आपको दिया हुआ है एग्रीकल्चर, सेकंड ऑप्शन आपको दिया हुआ है एग्रीकल्चर, थर्ड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है बोथ और फोर्थ आपको दिया हुआ है नन ऑफ द
एवब। अब आप इजीली आप बता सकते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो यूज़ है वो मेडिसिन में भी है और एग्रीकल्चर में भी है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बोथ। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? बोथ। इसमें आपका दोनों जगह पर यूज़ है, मेडिसिन के केस में भी यूज़ है और जेनेटिक इंजीनियरिंग के केस में भी यूज़ है। अब क्वेश्चन हमसे यहाँ पर नेक्स्ट पूछ रहा है, लाइकेन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इकोलॉजिकल सक्सेशन, इन फैक्ट इट शोज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन। हमें लाइकेन के केस में बताना है कि किनके बीच में सिम्बायोटिक एसोसिएशन लाइकेन में होता है। तो आपको पता है कि एल्गी और फंजाई के केस में आपका जो है सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, किसमें? लाइकेन में। तो हम लोग देख लेते हैं आगे के सारे क्वेश्चंस को। देखिए इसी पैटर्न पे आपका पूरा एग्जाम पेपर आने वाला है, इसलिए आपको यहाँ पर मॉडल पेपर सॉल्व कराया जा रहा है। आप ये सारे क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से देख करके जाएंगे एग्जाम देने से पहले। और सारे क्वेश्चन मैंने आपको, जो हम लोगों ने यहाँ पर सीरीज चलाई थी प्रीवियस ईयर की, उसमें मैंने आपको ये सारे क्वेश्चंस कराए हुए हैं, आप जा करके देख सकते हैं। कोई भी आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो वहाँ पर आपको मिलेगा नहीं। देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, लाइकेन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इकोलॉजिकल सक्सेशन, इन फैक्ट इट शोज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन। तो सबसे पहले क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, लाइकेन which is responsible for ecological succession, ecological succession in fact it shows symbiotic association between पहला ऑप्शन है आपका एल्गी बैक्टीरिया। पहला ऑप्शन नंबर क्या दिया हुआ है यहाँ पर? एल्गी बैक्टीरिया। सेकेंड ऑप्शन आपको दिया हुआ है यहाँ पर एल्गी और क्या दिया हुआ है आपका? फंजाई। सेकेंड ऑप्शन आपको क्या दिया हुआ है? एल्गी और फंजाई। थर्ड ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया हुआ है बैक्टीरिया एंड फंजाई। थर्ड ऑप्शन नंबर क्या है? बैक्टीरिया एंड फंजाई। और फोर्थ ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया हुआ है फंजाई एंड बैक्टीरिया। फोर्थ ऑप्शन आपको क्या दिया हुआ है? फंजाई बैक्टीरिया। अब आप देखिए जो आपका लाइकेन होता है उसमें किनके बीच में सिम्बायोसिस होता है, तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि एल्गी और फंजाई के बीच में क्या होता है? आपका सिम्बायोसिस होता है। एल्गी का काम क्या है आपका? ये फूड का फॉर्मेशन करेंगे ऑटोट्रॉपिक के नेचर में, और फंजाई क्या करेगा? ये मिनरल का आपका एब्जॉर्प्शन करेगा, सप्लाई करेगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आपके क्वेश्चन आ गए, सेकंड पार्ट आपका आ गया है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो आपके 1 मार्क्स के भी हैं। इनमें हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। हमसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, राइट क्रोमोसोम नंबर इन क्लाइनफेल्टर एंड टर्नर सिंड्रोम। क्वेश्चन आपका पहला क्या है यहाँ पर? अब आपके एमसीक्यू वाले क्वेश्चन खत्म हो गई है, अब आपके आ गए हैं वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, क्रोमोसोम नंबर इन क्लाइनफेल्टर एंड टर्नर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर एंड टर्नर सिंड्रोम, ये क्वेश्चन आपसे इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है। देखिए क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है कि एक एक्स क्रोमोसोम जो है बढ़ जाता है। क्या हो जाता है आपका? एक एक्स क्रोमोसोम बढ़ जाता है। तो अगर मैं क्लाइनफेल्टर की बात करूं, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की अगर मैं बात करूं, तो कंपोजिशन आपका क्या होगा? 44 प्लस XXY, ये है आपका कंपोजिशन। तो टोटल कितने क्रोम होगा? 44 प्लस 3 47 क्रोमोसोम है किसमें? क्लाइनफेल्टर केस में। वहीं अगर मैं टर्नर की बात करूं, टर्नर सिंड्रोम की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर एक एक्स क्रोमोसोम क्या होता है आपका? कम होता है। तो आपका यहाँ पर क्या कंपोजिशन बनेगा? 44 प्लस X0, ये है आपका। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 45। 44 प्लस 3 47, 44 प्लस 1 45। फिर से आप ध्यान सुनिए, क्लाइनफेल्टर केस में क्या होगा आपका कि एक आपका एक्स क्रोमोसोम बढ़ जाएगा। फीमेल के ही दोनों हैं, ये दोनों डिसऑर्डर किसके हैं? आपके फीमेल के ही दोनों डिसऑर्डर हैं। यहां पर आप देखते हैं तो एक एक्स क्रोमोसोम आपका बढ़ जाता है, इस आपके ये मेल वाले केस में है। क्लाइनफेल्टर इसमें क्या होता है? एक एक्स क्रोमोसोम बढ़ जाता है। और यहाँ पर जो आपका टर्नर सिंड्रोम है ये फीमेल का है, ये आपका माफ कीजिएगा, यहाँ पर दोनों आपके फीमेल के नहीं है, एक आपका फीमेल का है।
कौन सा, यहाँ पर टर्नर सिंड्रोम आपका किसका है, ये फीमेल का है, और क्लाइनफिल्टर किसका है, मेल का है। क्लाइनफिल्टर किसका है, मेल का है। तो देखिए मेल वाले केस में क्या हो रहा है कि एक एक्स क्रोमोसोम बढ़ रहा है, इससे क्या होगा, कुछ फीमेल कैरेक्टर डेवलप होने शुरू हो जाएंगे। और सेकंड वाले केस में आप देख रहे हैं कि फीमेल के केस में एक एक्स क्रोमोसोम आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर डिसअपीयर हो रहा है, मतलब कम हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि 47 क्रोमोसोम रहेंगे किसमें, क्लाइनफिल्टर वाले केस में, और टर्नर केस में कितने रहेंगे, 45 क्रोमोसोम। तो इस तरीके से आपसे छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ पर आस्क किया गया है। अब यहाँ पर हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बाई विच डिवीजन डू मेल जर्मिनल सेल्स फॉर्म स्पर्म। क्वेश्चन क्या है आपसे, बाई विच डिवीजन डू मेल जर्मिनल सेल फॉर्म स्पर्म। कहने का मतलब ये है कि जो आपके स्पर्मेटोगोनिया हैं, जो आपके मेल जर्म सेल हैं, इनसे जब स्पर्म का प्रोडक्शन होता है तो यहाँ पर कौन कौन से डिवीजन होते हैं। तो सबसे पहले आप इसका पूरा आप एक तरीके से चार्ट समझ लीजिए कि सबसे पहले आपका होता है स्पर्मेटोगोनिया होगा। सबसे पहले उसमें होता है माइटोसिस। क्या होता है आपका, माइटोसिस होता है, और नंबर ऑफ स्पर्मेटोगोनिया इंक्रीज होते हैं। नंबर ऑफ स्पर्मेटोगोनिया क्या होंगे, यहाँ पर इंक्रीज हो जाएंगे। फिर साइज इनका बढ़ेगा, तो हम बोलेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बोलेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में होता है मियोसिस 1। क्या होता है आपका, मियोसिस 1, और बनता है आपका सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बनता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में होता है मियोसिस 2। क्या होता है आपका, मियोसिस सेकेंड, और बनते हैं आपके स्पर्म। क्या बनते हैं आपके, स्पर्म। अब आप इस पूरे ऑर्डर को समझोगे तो आप देखोगे कि सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया में क्या हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं आपका मल्टीप्लिकेशन। क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन फेज। क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन फेज। उसके बाद आप देखेंगे कि जो साइज है स्पर्मेटोगोनिया का वो बढ़ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रोथ फेज। क्या बोलते हैं, ग्रोथ फेज। उसके बाद आप देखोगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 1 होता है, जिससे बनता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में होता है मियोसिस 2, जिससे बनता है आपका स्पर्म। तो इस क्वेश्चन का जो आपको वन वर्ड में आंसर देना है तो आप कहोगे मियोसिस। क्या कहोगे आप, मियोसिस। अब इस मियोसिस में भी आप देखोगे कि सबसे पहले इस पूरे प्रोसेस में माइटोसिस भी हो रहा है, लेकिन वो हमारा क्या है, वो हमारा कंसीडर नहीं किया जाता, कि बहुत ही ज़्यादा आपका जो है सिग्निफिकेंस यहाँ पर नहीं कर रहा है। मेन जो डिवीजन है वो क्या है आपका, मियोसिस। मैंने आपको पूरा प्रोसेस एक तरीके से समझा दिया है शॉर्ट में करके, लेकिन आपको जब पूछा जाएगा कि भाई विच डिवीजन डू मेल जर्मिनल सेल फॉर्म स्पर्म, तो आप कहोगे मियोसिस। मियोसिस से जो है ये प्रोसेस आपका हो रहा है। अब हमसे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, राइट द नेम ऑफ एंजाइम विच ब्रेक्स द डीएनए इन स्मॉल सेगमेंट। राइट द नेम ऑफ द एंजाइम। क्वेश्चन क्या है आपका, राइट द नेम ऑफ द एंजाइम which breaks DNA into small segment। अब आप देखिए कि जो डीएनए को फ्रेगमेंटाइज करने में जो एंजाइम यूज होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। क्या बोलते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। इस एंजाइम के हेल्प से हम क्या करते हैं, डीएनए को स्मॉल पार्ट्स में जो है वो फ्रेगमेंटाइज करते हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पॉलन ग्रेन मदर सेल। हमें जो है पॉलन मदर सेल में हमें उसकी क्या बतानी है, प्लॉइडी बतानी है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, बहुत ही आपकी इजी क्वेश्चन, इसमें कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आप पूरा रिवाइज करके जाते हैं, जो मैंने आपको पूरा यहाँ पर सॉल्व कराया था प्रीवियस ईयर, अगर आप वो सारे वीडियो देख करके जाएंगे तो कोई भी समस्या आपको एग्जाम में नहीं आने वाली है। बस एक बार ध्यान से कंसंट्रेट होकर के चीज़ों को देख लीजिएगा, बहुत ही ईजी आपका जो है पेपर आने वाला है बोर्ड का। जिस हिसाब से मॉडल पेपर हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि काफ़ी आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी।
क्वेश्चन आपका क्या है यहाँ पर, व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पॉलन ग्रेन मदर सेल। क्वेश्चन है आपका नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पॉलन ग्रेन मदर सेल। अब देखिए जो पॉलन ग्रेन मदर सेल होता है ये होता है डिप्लॉइड। क्या होता है आपका, डिप्लॉइड। तो यहाँ पर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, ये चीज आपको याद रखनी है। ये नेचर में कैसा होता है आपका, डिप्लॉइड होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, व्हाट आर द प्लांट कॉल्ड ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। व्हाट आर प्लांट कॉल्ड ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। व्हाट आर प्लांट कॉल्ड ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। तो देखिए फोटोसिंथेसिस के केस में क्या होता है आपका, फोटोसिंथेसिस के केस में आप देखते हैं कि आपका जो CO2 होता है यही फिक्स हो करके इसी को जो है प्लांट्स किस में चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज वगैरह में कार्बोहाइड्रेट में चेंज कर लेते हैं। किसकी प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में। तो ऐसे प्लांट को हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक प्लांट, ऑटोट्रॉफिक प्लांट। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑटोट्रॉफिक प्लांट। कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ही क्या है आपका, वही आपका फोटोसिंथेसिस है कि प्लांट जो है क्या करते हैं, CO2 को फिक्स करते हैं किसमें, कार्बोहाइड्रेट में। अब ये हमारा जो है वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो आपके 5 इसमें दिए हुए हैं ये आपके कंप्लीट होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 मार्क्स वाले, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 मार्क्स वाले जो आपके यहाँ पर पूछे गए हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ये आपसे जो पूछा जा रहा है ये सारे क्वेश्चन हमें कितने मार्क्स के होंगे, 2 मार्क्स के होंगे। हमने सबसे पहले MCQ देखा, फिर 1 मार्क्स वाले देखे हमने वेरी शॉर्ट। अब हम लोग शॉर्ट पे बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, डिफाइन सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स। डिफाइन सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स। अब देखिए अगर हम लोग बर्ड के केस में सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करें तो यहां पर होता है ZW टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। अब समझिएगा बात को कि जो ये ZZ है और ये जो ZW है ये सेक्स क्रोमोसोम है किसके, मेल और फीमेल के केस में। तो आप देखोगे यहां पर कि जो यहां पर मेल होता है वो होता है होमोगैमेटिक। कैसा होता है, होमोगैमेटिक। ध्यान से सुनिएगा, कोई भी समस्या नहीं है इसमें। जो आपकी फीमेल होगी ये होती है यहां पर हेट्रोगैमेटिक। और जो आपका मेल होता है वो मेल कैसा होता है आपका, होमोगैमेटिक। अब दोनों चीजों का मतलब हम यहां पर समझ लेते हैं। अगर आप देखते हैं ह्यूमन के केस में, हम अगर अपने केस में बात करें तो आपका कंपोजिशन क्या होता है यहां पर, 44 + XY किसका, मेल का। और फीमेल की हम बात करें तो 44 + XX। तो यहां पर क्या है, यहां पर जो आपका मेल है ये कैसा है आपका, हेट्रोगैमेटिक। और फीमेल कैसी है आपकी, होमोगैमेटिक। लेकिन बर्ड्स के केस में उल्टा है। बर्ड्स के केस में जो आपकी फीमेल है वो हेट्रोगैमेटिक है और जो आपका मेल है वो क्या है आपका, होमोगैमेटिक। तो यहां पर जो आपका बर्ड में जो सेक्स डिटर्मिनेशन होगा वो क्या शो करता है, वो शो करता है फीमेल हेट्रोगैमेटी। क्या शो करता है आपका, फीमेल हेट्रोगैमेटी का केस है आपको। ये चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी है। इस क्वेश्चन में आपसे अगर पूछा जाए तो आपको इसी तरीके से आंसर करना है। अब यहां से हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट इज इम्यूनिटी। अब ये आपका हेल्थ एंड डिजीज से क्वेश्चन है। व्हाट इज इम्यूनिटी, तो आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे, द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू रजिस्ट अ डिजीज। द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू रजिस्ट अ डिजीज इज नोन एज इम्यूनिटी। आप ऐसे करेंगे, एबिलिटी ऑफ बॉडी टू रेजिस्ट अ डिजीज इज नोन एज इम्यूनिटी। अगर आप इम्यूनिटी की हिंदी देखें, अगर आप इम्यूनिटी को आप हिंदी में देखें तो हम लोग इसको बोलते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता। रोग प्रतिरोधक क्षमता। रोग हो गया आपका डिजीज, रोग क्या हो गया आपका डिजीज। प्रतिरोधक का मतलब हो गया रेजिस्टेंस, प्रतिरोधक का मतलब क्या हो गया आपका रेजिस्टेंस। और क्षमता होती है आपकी कैपेसिटी या कैपेबिलिटी।
कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, एबिलिटी, पोटेंशियल, कुछ भी आप कहिए। तो ये देखिए आपके तीनों चीजें यहाँ पर आ गई। डिजीज रेजिस्टेंट कैपेसिटी, तो आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि डिजीज रेजिस्टेंट कैपेसिटी ऑफ बॉडी इज नोन एज इम्यूनिटी। अब अगर हम इसके टाइप की बात कर ले यहाँ पर कि इम्यूनिटी के टाइप कितने होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इम्यूनिटी आपकी दो टाइप की होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, और सेकेंड टाइप है आपका इन्नेट इम्यूनिटी। सेकेंड टाइप क्या है आपका? इन्नेट इम्यूनिटी। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी है जो आपके बाई बर्थ प्रेजेंट नहीं होती, वो आपके लाइफ स्पैन के दौरान क्या होती है, उसका विकास होता है। और इन्नेट की अगर मैं बात करूं तो इन्नेट इम्यूनिटी क्या होती है? जो बाई बर्थ आपका जो इम्यूनिटी होगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इन्नेट इम्यूनिटी। तो आपकी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको इतना ही वहां पर डिफाइन करना है। आप यहाँ पर एक डेफिनेशन दे देंगे, उसके बाद आप बहुत ज़्यादा अगर आप इच्छुक है तो आप वहाँ पर टाइप बता सकते हैं। एक एक दो पॉइंट आपको यहाँ पर बताना है, बहुत ज़्यादा इसमें आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, एन ऑर्किड प्लांट इज ग्रोइंग ऑन द ब्रांच ऑफ मैंगो ट्री, हाउ वुड यू डिस्क्राइब द इंटरेक्शन बिटवीन दीज टू। क्वेश्चन क्या है, पहले हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। देखिए सारे क्वेश्चन मैंने आपको जो है, जब मैं प्रीवियस ईयर सॉल्व करा रहा था तो वहाँ पर आपको ये सारे क्वेश्चन मैंने कराए हैं, एक भी क्वेश्चन उसके बाहर के यहाँ नहीं आ रहा है। तो आपको वो सारे जो भी मैंने टॉपिक वहाँ पर कराए हैं उनको आपको देखना चाहिए एक बार, शायद आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा, चीज़ें आसान हो जाएंगी। देखिए यहाँ पर हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऑर्किड है जो क्या कर रहा है, एक मैंगो ट्री की ब्रांच पे ग्रो कर रहा है, उन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है, जो इंटरेक्शन है, उसे हमें बताना है। तो हम लोग देख लेते हैं, ये भी क्वेश्चन मैंने वहाँ पर कराया हुआ है, इजी क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन आपका क्या है, एन ऑर्किड प्लांट इज ग्रोइंग ऑन द ब्रांच ऑफ मैंगो ट्री। क्वेश्चन है आपका, एन ऑर्किड प्लांट is growing on the branch of mango tree, how would you describe the interaction between them? अब देखिए जो आपका मैंगो का ब्रांच है, मैंगो ट्री जो है, और जो आपका ऑर्किड है। अब ऑर्किड है नेचर में इपीफाइट, क्या है आपका? इपीफाइट। ये किसी एक दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो कर रहा है, इसका यहाँ पर क्या है? फायदा है। इसका यहाँ पर क्या है? फायदा है। क्यों? क्योंकि इसको क्या मिल रहा है? वहां पर न्यूट्रिशन मिल रहा है, तो इसका हो गया यहाँ पर फायदा। अब मैंगो ट्री जो है आपका, इसको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। इसको यहाँ पर क्या होने वाली है? कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाली है। इसका ना तो फायदा है ना ही इसको कोई नुकसान है। अब ऐसे इंटरेक्शन को जिसमें पॉजिटिव और जीरो वाले इंटरेक्शन को हम लोग बोलते हैं कॉमेंसलिज्म। क्या बोलते हैं? कॉमेंसलिज्म। तो ये है आपका यहाँ पर इंटरेक्शन। हम लोग बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब आपके आगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 3-3 मार्क वाले, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 3-3 मार्क्स वाले। तो हम लोग अब इनकी बात कर लेते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 3 मार्क्स के आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पर हैं। सबसे पहले हम लोगों ने एमसीक्यू देखा 1 मार्क के, उसके बाद वेरी शॉर्ट देखे हमने, वो भी 1 नंबर का था, उसके बाद हमने शॉर्ट देखे। अब आपकी ये आ गए हैं 3-3 मार्क्स वाले। इसमें आपको पहला पार्ट दिया हुआ है, राइट एनी 3 डिफरेंस बिटवीन माइक्रोस्पोरेंजिया एंड मेगा स्पोरेंजिया। 3 डिफरेंस बिटवीन, क्वेश्चन है आपका 3 डिफरेंस बिटवीन माइक्रोस्पोरेंजिया एंड मेगा स्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगा स्पोरेंजिया हमें डिफरेंस करना है, तो हम लोग एक तरफ लिख लेते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया, और एक तरफ लिख लेते हैं हम लोग मेगा स्पोरेंजिया। अब देखिए माइक्रोस्पोरेंजिया में किसका फॉर्मेशन होगा, तो पहला पॉइंट यही होगा कि माइक्रोस्पोरेंजिया में फॉर्मेशन होगा माइक्रोस्पोर का, माइक्रोस्पोर फॉर प्रोडक्शन, माइक्रोस्पोर प्रोडक्शन। मेगा स्पोरेंजिया में किसका प्रोडक्शन होगा आपका, तो आपका पहला पॉइंट यहां पर हो जाएगा मेगा स्पोर प्रोडक्शन, मेगा स्पोर प्रोडक्शन। अब यहां पर अगर हम लोग सेकंड बात करें तो यहां पर 4 माइक्रोस्पोर का प्रोडक्शन होगा, 4 माइक्रोस्पोर प्रोडक्शन, 4 माइक्रोस्पोर प्रोडक्शन। इस वाले केस में भी आपका क्या होगा, 4 माइक्रोस्पोर प्रोडक्शन,
4 मेगा स्पोर प्रोडक्शन, 4 मेगा स्पोर प्रोडक्शन। तीसरा अगर हम लोग यहां पर डिफरेंस देखें तो यहां पर क्या होगा कि आउट ऑफ फोर ऑल ऑफ देम आर फंक्शनल, ऑल ऑफ देम आर फंक्शनल, आउट ऑफ 4 ऑल ऑफ देम आर फंक्शनल। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं मेगा स्पोरेंजिया में, जो आपका मेगा स्पोरोजेनेसिस हो रहा है, उसमें क्या होता है कि आउट ऑफ 4 3 आर नॉन फंक्शनल, 3 आर नॉन फंक्शनल, only one mega spore is functional in nature। ये आपके इस प्रकार से आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं इजिली, कोई भी दिक्कत यहां पर आपको नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इन आवर सोसाइटी व्हेन गर्ल आर बॉर्न ओनली वुमेन्स आर ब्लेम्ड, डिफाइन व्हाई इट इज नॉट करेक्ट। ये आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, इन आवर सोसाइटी व्हेन गर्ल इज बॉर्न ओनली वुमेन इज ब्लेम्ड, ओनली वुमेन इज ब्लेम्ड, ओनली वुमेन इज ब्लेम्ड, डिफाइन व्हाई इट इज नॉट करेक्ट, डिफाइन व्हाई इट इज नॉट करेक्ट। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान सुनिएगा बहुत ही। आप जो है देखिए, हमारे समाज की एक समस्या रही है कि जब भी किसी भी, मान लीजिए कोई माता है, अगर उनको जो है बार बार लड़की हो रही है तो वहाँ पर क्या कहते हैं कि उनके ऊपर जो है ब्लेम करती है सोसाइटी कि आप बार बार लड़की हो रही है, इसमें आपकी गलती है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, उसमें उनका कोई भी यहाँ पर जो है योगदान नहीं है। सब कुछ डिपेंड करता है किसके ऊपर, जो आपका मेल पार्टनर है उसके स्पर्म में क्या कंपोजिशन है क्रोमोसोम का, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ध्यान सुनिएगा, होता क्या है कि अगर आप देखें कंपोजिशन तो 44 प्लस XX मैं यहाँ तीसरी बार लिख रहा हूँ, ये किसका होता है, फीमेल का 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें से 44 आपके ऑटोसोम, 2 आपके सेक्स क्रोमोसोम। मेल के केस में अगर मैं लिखूँ तो 44 प्लस XY हो रहा है, कोई दिक्कत यहाँ पर, ये है आपका मेल। अब फीमेल अगर गैमीट बनाएगा, गैमीटोजेनेसिस करके गैमीट बनाएगा, तो जितने भी गैमीट बनेंगे वो बनेंगे 22 प्लस X टाइप वाले। कितने, कौन से, 22 प्लस X टाइप वाले। इतनी बार मैं लिख चुका हूं कि आपको याद हो जाना चाहिए। वहीं अगर मेल के केस में हम देखें तो 2 टाइप के गैमीट बनते हैं, एक बनता है आपका 44 प्लस X टाइप वाला, और माफ कीजिए 22 प्लस X टाइप वाला, और दूसरा आपका बनता है 22 प्लस Y टाइप वाला। अब आप देखिए मेल कैसा है नेचर में, मेल आपका हेट्रोगैमेटिक है। कैसा है आपका, हेट्रोगैमेटिक है। मेल आपका हेट्रोगैमेटिक है, फीमेल आपकी होमोगैमेटिक है, फीमेल आपकी होमोगैमेटिक है। अब फर्टिलाइजेशन के दौरान अगर आपका 22 प्लस X टाइप वाला जो मेल स्पर्म है, अगर वो 22 प्लस X टाइप वाले फीमेल से क्या करता है, फ्यूज होता है, तब आपका बनेगा 44 प्लस XX, मतलब फीमेल का फॉर्मेशन होगा। वहीं दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि जो आपका 22 प्लस X टाइप वाला फीमेल है वो किससे फ्यूज करे, 22 प्लस Y टाइप वाले मेल से, तब यहां पर बनेगा आपका 44 प्लस XY। ये है आपका मेल। तो आप यहाँ पर इजीली देख पा रहे हो कि फीमेल होगा आपका बेबी या मेल होगा, ये किस पर डिपेंड कर रहा है, ये केवल और केवल डिपेंड कर रहा है मेल के स्पर्म के कंपोजिशन पे। फीमेल का यहाँ पर कोई भी योगदान नहीं है उसमें, उनको ब्लेम करना यहाँ पर बिल्कुल भी सही नहीं है। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे, आप लिखेंगे पहले आप इन चीज़ों को समझाएंगे, मेल आपका क्या है, आपका मेल आपका हेट्रोगैमेटिक है, फीमेल होमोगैमेटिक है। फिर आप कंक्लूड करेंगे कि फ्रॉम द एबव जो आपने यहाँ पर दिए हैं, इनको यहाँ पर जो भी आपने लिखा है, इसके बेसिस पे आप कह सकते हैं कि फीमेल को ब्लेम करना जो है वो कंप्लीटली रॉन्ग है। फीमेल का यहाँ पर कोई भी आप कहिए कि कसूर नहीं है, उनको आप नहीं ब्लेम कर सकते। वो डिपेंड करता है कि मेल के स्पर्म में क्रोमोसोम का कंपोजिशन क्या है। ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है, आपका फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, सीबीएसई में बहुत बार पूछा गया है, तो आपसे भी यहाँ पर पूछा जा सकता है। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, कुछ भी मुश्किल इसमें नहीं है। आपको एक तरीके से अपना यहाँ पर ओपिनियन देना है, साइंटिफिक प्रूफ के साथ आप इन चीज़ों को समझाएंगे और अपना एक जो है छोटा सा कंक्लूड कर देंगे, तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आपको जो मैंने यहाँ पर लिखवाया है वो आपको वहाँ पर इस तरीके से दिखाना पड़ेगा बना करके, तभी आपका हो पाएगा। अब हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस विद द हेल्प ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। डिफाइन मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस। देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट है। डिफाइन मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस
मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस विद द हेल्प ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, विद द हेल्प ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब देखिए मेंडल ने क्या किया था कि टॉल पी प्लांट को किससे क्रॉस कराया था? डॉर्फ से। ये आपको मान लीजिए मेल है, ये आपका फीमेल है। टॉल को किससे इन्होंने कराया? डॉर्फ से। दोनों क्या है आपके? प्योर हैं, प्योर लाइन थी आपकी, ये भी प्योर लाइन है और ये भी प्योर लाइन है। अब यहाँ से जो बने आपके, तो यहाँ से आपका गैमीट बना टी टाइप वाला, यहाँ से बने आपके स्मॉल टी वाले। दोनों को जब इन्होंने फ्यूज कराया और इन्होंने F1 प्रोजनी देखी, F1 में इन्होंने क्या देखा कि 100% टॉल प्लांट हैं, 100% टॉल प्लांट हैं, लेकिन हेटेरोजाइगस टॉल है। क्या है आपका? हेटेरोजाइगस टॉल है। तो यहां से मेंडल ने कंक्लूड किया कि इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, व्हेन वी क्रॉस बिटवीन टू ट्रेट्स, व्हेन वी क्रॉस बिटवीन टू ट्रेट्स, ये आपका क्या है? ये आपका टॉल है, ये क्या है आपका? डॉर्फ है। ये क्या है आपका? डॉर्फ है। अब प्लांट हाइट क्या है आपका? प्लांट हाइट इन्होंने लिया है कैरेक्टर। प्लांट हाइट इन्होंने क्या लिया? कैरेक्टर लिया। अब प्लांट हाइट की इन्होंने दो फॉर्म ले लिए हैं, एक ले लिया है टॉल और दूसरा ले लिया है डॉर्फ। तो जो ये टॉल और डॉर्फ है, ये है ट्रेट। ये क्या है? ट्रेट। सबसे पहले आप कैरेक्टर और ट्रेट में डिफरेंस करना सीख लीजिए। ट्रेट क्या है? फॉर्म ऑफ कैरेक्टर। एक कैरेक्टर के जो डिफरेंट फॉर्म होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रेट बोलते हैं। तो मेंडल ने यहां से क्या कंक्लूड किया कि व्हेन वी क्रॉस बिटवीन अ पेयर ऑफ ट्रेट, व्हेन वी क्रॉस बिटवीन अ पेयर ऑफ ट्रेट, दोनों क्या है? ट्रेट हैं। Only one of the trait is able to express itself in F1 जनरेशन। आप देखेंगे केवल टॉल प्लांट है, यहाँ पर केवल टॉल प्लांट है, मतलब एक ही ट्रेट जो है वो यहाँ पर एक्सप्रेस हो रहा है। किसमें? F1 जनरेशन में। दूसरा ट्रेट जो है वो यहाँ पर एक्सप्रेस नहीं हो पाता। इसी को हम लोग बोलते हैं मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस, और ये आपको क्रॉस जो है यहाँ पर करके दिखाना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब हमसे कह रहा है राइट डाउन शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। क्वेश्चन ये भी आपके सारे 3-3 नंबर के चल रहे हैं। राइट डाउन शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। पहला आपको दिया हुआ है यहाँ पर, पहला आपको दिया हुआ है पीसीआर। पहला आपको क्या दिया हुआ है? पीसीआर पे हमें क्या लिखना है? शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट ऑन पीसीआर। अब पीसीआर का आपका फुल फॉर्म क्या होता है? पॉलीमरेज चैन रिएक्शन। पॉलीमरेज चैन रिएक्शन। अगर हम लोग देखें पीसीआर किस काम में आता है, तो आप कहोगे एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए। एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए। अगर एक डीएनए का छोटा सा सेगमेंट है, अगर आप इसकी कॉपी बनाना चाहते हैं, बहुत ही जल्दी आपको कम समय में इसकी बहुत सारी कॉपियां बनानी है, तो आप पीसीआर टेक्निक का यूज करते हैं। अब आप इसके बारे में बताएंगे कि इसको किसने यहाँ पर डिस्कवर किया, तो आप कैरी मुलिस ने क्या किया था? पीसीआर की डिस्कवरी की थी। कौन सा एंजाइम यहाँ पर यूज होता है, तो आप कहोगे कि यहाँ पर टैग पॉलीमरेज, टैग पॉलीमरेज या फिर वेंट पॉलीमरेज, या फिर वेंट पॉलीमरेज एंजाइम यहां पर यूज होता है। टैग पॉलीमरेज कहां से निकलता है? थर्मस एक्वेटिकस से। थर्मस एक्वेटिकस से। वेंट पॉलीमरेज कहां से निकलता है? स्ट्रेप्टोकोकस लिटोरेलिस। स्ट्रेप्टोकोकस लिटोरेलिस। ये दो चीजें हो गई। देखिए शॉर्ट नोट है, आपको बहुत ज्यादा इसमें नहीं लिखना है। अगर हम यहाँ पर स्टेप की बात करें कि पीसीआर में कितने स्टेप होते हैं, तो आप कहोगे यहाँ पर 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन। दूसरा स्टेप होता है आपका एनीलिंग, एनीलिंग। और तीसरा स्टेप होता है यहाँ पर एक्सटेंशन। तीसरा स्टेप क्या है? एक्सटेंशन। डीनेचुरेशन में आपका टेम्परेचर होता है 94 डिग्री सेल्सियस, एनीलिंग में आपका 54 डिग्री सेल्सियस, एक्सटेंशन में आपका 72 डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्स टेम्परेचर ये आपका यहाँ पर यूज होता है। तो आप इस तरीके से एक मान चलिए 4 से 5 लाइन का आप एक शॉर्ट नोट यहाँ पर बनाएंगे। किसके ऊपर? पीसीआर के ऊपर। और ये सारे पॉइंट वहाँ पर मेंशन करेंगे। अगर आप डायग्राम बनाना चाहते हैं तो वहाँ पर डायग्राम भी दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें लिखने की आपकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये आपका यहाँ पर शॉर्ट नोट पूछा गया है। अब आपसे सेकंड यहाँ पर पूछा जा रहा है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के ऊपर आपको जो है यहाँ पर शॉर्ट नोट लिखना है। तो वो भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए बहुत ही आपके कुछ भी इन सारे क्वेश्चंस को मैंने वहाँ पर कराया है, कोई भी यहाँ पर दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। सारे क्वेश्चन बहुत ही ईजी हैं, थोड़े कुछ आपके कॉन्सेप्चुअल भी हैं, जिनको आप अगर थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो हो जाएंगे। ये आपका यूपीएमएसपी द्वारा जो है लॉन्च किया गया है आपका मॉडल पेपर। तो इसी से कुछ मिलता जुलता ही आपके एग्जाम में आने की संभावना है। इसी के आसपास की चीज़ों को आपको यहाँ पर देख करके जाना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम में आपको जो है शॉर्ट नोट लिखना है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम पे आपको क्या लिखना है? शॉर्ट नोट।
शॉर्ट नोट लिखना है। अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो इनका काम क्या है, इनको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर सीजर। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर सीजर। जैसे हम लोग कैंची से कपड़ा काटते हैं, वैसे हम लोग इस कैंची से, किससे, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से क्या करते हैं, डीएनए को कट करते हैं। जहां पर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट करता है उसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन साइट। क्या बोलते हैं? रिस्ट्रिक्शन साइट। रिस्ट्रिक्शन साइट कैसी होती है नेचर में? पैलिंड्रोमिक होती है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। रिस्ट्रिक्शन साइट कैसी होती है? पैलिंड्रोमिक होती है। मतलब अगर आप दोनों स्ट्रैंड को आप एक डायरेक्शन से रीड करोगे, मान लीजिए ये आपका 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, और ये आपका 3 प्राइम है और ये 5 प्राइम है, GAATTC, यहाँ पर आपका होगा CTTAAG। अब आप देखिए 5 प्राइम टू 3 प्राइम रीड करिए तो अब आपका क्या आ रहा है, GAATTC, और फिर आप यहाँ पर 5 प्राइम से 3 प्राइम रीड करिए तो क्या आ रहा है, GAATTC। तो ऐसे जो आपके यहाँ पर सीक्वेंस होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं पैलिंड्रोम। क्या बोलते हैं? पैलिंड्रोम। मतलब अगर आप दोनों स्ट्रैंड को एक डायरेक्शन से रीड करोगे, पहले इस स्ट्रैंड को रीड करो 5 प्राइम टू 3 प्राइम तो आपको मिलेगा GAATTC, और आप फिर दूसरे स्ट्रैंड को रीड करो 5 प्राइम टू 3 प्राइम तो आपको मिलेगा GAATTC। तो ये जो है, जब आपके जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं वो हमेशा कट करते हैं कहाँ पर, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पर, जिसको हम लोग बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन साइट। और वो नेचर में कैसा है आपका, वो नेचर में है पैलिंड्रोमिक। आप ऐसे बना करके वहां पर दिखाएंगे। और आप यहाँ पर क्या चीज बताएंगे कि पहला जो फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था वो क्या था आपका, तो वो था HIND2। क्या था आपका? HIND सेकेंड। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं HIND सेकेंड। ये आपका हो गया। और अगर यहाँ पर आप बताएंगे तो आप इसका नॉमेनक्लेचर बताएंगे। क्या बताएंगे? नॉमेनक्लेचर ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अगर आप देखें एग्जांपल लें तो इको R1, इसमें जो फर्स्ट लेटर होता है ये होता है जीनस का। किसका? जीनस का। उसके बाद के जो दो लेटर होते हैं ये होते हैं किसके? स्पीसीज के। ये किसके होते हैं? स्पीसीज के। आर क्या है आपका? स्ट्रेन है। आर क्या है? स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। और जो 1 है ये ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। क्या है आपका? ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। देखिए समय आपके पास बहुत ही कम है, इसलिए मैं जो है आपको बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में सारी चीज बता दे रहा हूँ। इको R1 में अगर आप देखिए एग्जांपल, आप नॉमेनक्लेचर देखेंगे तो जो पहला लेटर होता है एंजाइम के नाम का जो पहला लेटर होता है वो जीनस से आता है। जैसे इको में ई क्या है? इश्चरीचिया। क्या है आपका? इकोलाई से निकाला हुआ है, तो इसलिए ई क्या शो कर रहा है? इश्चरीचिया। CO किसको शो कर रहा है? C और O स्पीसीज को, मतलब कोलाई, ई कोलाई। आर क्या है आपका? आर है बैक्टीरिया का स्ट्रेन। क्या है आपका? स्ट्रेन है। और जो 1 आपका रोमन में लिखा हुआ है वो क्या है? ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। इको R1 है, इको R5 है, तो किस ऑर्डर में जो है आपका एंजाइम यहाँ पर आइसोलेट हुआ है, ये सारी चीजें आप यहाँ पर बताएंगे। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखनी है। इस तरीके से आप वहाँ पर 5 से 7 लाइन की शॉर्ट नोट आपको देना है। बहुत ज़्यादा आपको इसमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ से हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट इज द यूज ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इन फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? व्हाट इज रोल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इन फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर की फील्ड में हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग का क्या यूज करते हैं, तो इसमें आपके बहुत सारे यूज होते हैं। जैसे पहला क्या है, न्यूट्रिशनल क्वालिटी को अगर हमें इनहेंस करना हो, न्यूट्रिशनल क्वालिटी को अगर हमें बढ़ाना हो तो हम लोग क्या करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करते हैं। एग्जाम्पल में आप कहेंगे गोल्डन राइस। क्या कहेंगे आपका? गोल्डन राइस। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गोल्डन राइस में क्या ज्यादा होता है, तो आप कहेंगे विटामिन ए ज्यादा होता है, विटामिन ए इनरिच्ड है आपका गोल्डन राइस। और अगर आप यहाँ पर बात करेंगे तो आप देखिए जैसे आपका फ्लेवर सेवर टोमेटो है, ये क्या करता है, ये आपका ऐसा टोमेटो है जिसकी फ्रेशनेस जो है वो लंबे समय तक लॉन्ग लास्टिंग है। फ्रेशनेस क्या है आपकी? लॉन्ग लास्टिंग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो होता है एक आपका एंजाइम का इनहिबिशन हो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलीगैलेक्टोयूरोनेज एंजाइम इनहिबिट हो जाता है। ये एंजाइम क्या करता है आपका? पॉलीगैलेक्टोयूरोनेज एंजाइम जो होता है ये क्या करता है, ये पेक्टिन को डिग्रेड करेगा, पेक्टिन का डिग्रेडेशन करेगा। अब आप सोचिए कि जो पेक्टिन है अगर उसको डिग्रेड करने वाला एंजाइम जो है हमने इनहिबिट कर दिया तो ये जो आपका टोमेटो है वो लंबे समय तक मार्केट में क्या रहेगा? फ्रेश रहेगा। तो ये आपके कुछ हो गए एप्लीकेशन। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ये क्या करता है? पेस्ट रेजिस्टेंट बनाता है क्रॉप को। पेस्ट रेजिस्टेंस के लिए हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं। इसमें आपका एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ पर
बीटी कॉटन, क्या हो जाएगा आपका बीटी कॉटन। अब बीटी कॉटन क्या है कि एक ऐसा कॉटन है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस से जो है एक आपका क्राइजीन जो होता है वो निकाल करके किसमें डाल देंगे, कॉटन प्लांट में डाल देंगे। अब कॉटन प्लांट में वो जो क्राइजीन है वो बनाएगा क्राई प्रोटीन, क्या बनाएगा, क्राई प्रोटीन। अब जो क्राई प्रोटीन है आपका, क्राई प्रोटीन है वो 3 ऑर्डर के इंसेक्ट के लिए दिक्कत करता है। एक है आपका लेपिडोप्टेरन, लेपिडोप्टेरन, डाइप्टेरन और होमियोप्टेरन, लेपिडोप्टेरन, डाइप्टेरन और होमियोप्टेरन। अब इन 3 ऑर्डर के जो इंसेक्ट हैं, वो इस प्लांट को अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं दे पाएंगे, किसको, कॉटन को। तो ये हम किसका यूज कर रहे हैं, ये हम यूज कर रहे हैं किसका, जेनेटिक इंजीनियरिंग का। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो नेमाटोड रेजिस्टेंस के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं यहाँ पर, जेनेटिक इंजीनियरिंग का। तो ये कुछ एप्लीकेशन है यहाँ पे किसकी, जेनेटिक इंजीनियरिंग की, इन केस ऑफ एग्रीकल्चर। अब यहाँ पर हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रांसजेनिक एनिमल, गिव एनी वन एग्जांपल। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रांसजेनिक एनिमल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रांसजेनिक एनिमल, गिव वन एग्जांपल। अब देखिए ट्रांसजेनिक का मतलब क्या है कि ऐसा कोई एनिमल जिसके अंदर किसी फॉरेन एनिमल का क्या हो, जीन हो, या किसी फॉरेन स्पीसीज का क्या हो, जीन हो। ट्रांसजीन का मतलब क्या है कि आपका अपना जीन नहीं, कहीं बाहर से जो है लाया हुआ जीन अगर आपके अंदर है तो आपको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसजेनिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ट्रांसजेनिक बोलेंगे। एग्जाम्पल की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो ट्रांसजेनिक माइस आपका बहुत यूज हो रहा है अभी लेबोरेटरी में, जो है एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, ट्रांसजेनिक माइस का। तो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई ट्रांसजेनिक एनिमल, गिव एनी वन एग्जाम्पल। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई ट्रांसजेनिक एनिमल, गिव एनी वन एग्जाम्पल। तो आप कैसे डिफाइन करेंगे, एनिमल हैविंग फॉरेन जीन, एनिमल हैविंग फॉरेन जीन, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसजीन, इज नोन एज ट्रांसजेनिक, एनिमल। एग्जाम्पल की हम लोग यहां पर बात करें तो आपका हो जाएगा ट्रांसजेनिक माइस। ये बहुत ही एक्सटेंसिवली यूज होता है लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए। अब हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अब हमारे आ गए हैं लॉन्ग क्वेश्चन, जो आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, आपके देखने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स में आपसे पूछे जाते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, डिफाइन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इन फ्लावरिंग प्लांट विद द हेल्प ऑफ लेबल्ड डायग्राम। डिफाइन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इन फ्लावरिंग प्लांट with the help of label diagram, अब देखिए अगर आप इस टर्म को देखें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, तो माइक्रोस्पोरो का मतलब हो गया आपका माइक्रोस्पोर मतलब आपका क्या हो गया, पॉलन, मतलब क्या हो गया आपका पॉलन। और जेनेसिस का मतलब होता है प्रोडक्शन, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को, आप कहेंगे इट इज अ फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, इट इज अ फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल और पॉलन मदर सेल बाई मियोटिक डिवीजन। बाई कौन सा डिवीजन आपका, मियोटिक डिवीजन, क्योंकि जो आपकी पॉलन मदर सेल होती है वो नेचर में कैसी होती है, वो नेचर में आपकी डिप्लॉयड होगी। अब ये पूरा प्रोसेस जो है वो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहां पर होगा, आपके पॉलन सैक में होगा। कहां पर होगा, आपके पॉलन सैक में होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम। अब आप अगर देखिए ध्यान से, अगर आप डायग्राम देखेंगे तो ये कुछ आपका डायग्राम होता है, जिसमें ये आपके होते हैं 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या होते हैं आपके एंथर में, आपका डायग्राम अगर आप देखोगे
तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 4 माइक्रो स्पोरेंजिया। चारों कहाँ पर हैं? आपके कॉर्नर में है, इसलिए आपका आंसर कैसा होता है? टेट्रा स्पोरेंजिएट। कैसा होता है नेचर में? टेट्रा स्पोरेंजिएट। यहाँ पर होता है आपका कनेक्टिव। यहाँ पर क्या होता है? कनेक्टिव। अब इसकी अगर आप वॉल को देखोगे, जो आपकी ये वॉल है स्पोरेंजिया की, इसकी अगर आप हम लोग यहाँ पर वॉल को देखें तो सबसे बाहर यहाँ पर होती है एपिडर्मिस। सबसे बाहर क्या होगी आपकी? एपिडर्मिस। ये एनसीईआरटी में आपका बना हुआ है डायग्राम। एपिडर्मिस के बाद होती है आपकी इंडोथीशियम। एपिडर्मिस के बाद क्या होती है आपकी? इंडोथीशियम। इंडोथीशियम के बाद आपकी होती है मिडिल लेयर। क्या होती है? मिडिल लेयर। इंडोथीशियम के बाद क्या होगी आपकी? मिडिल लेयर। और उसके बाद होती है आपकी टेपेटम। क्या होती है आपकी? टेपेटम होती है आपकी। देखिए इस तरीके से आपको सारे वहां पर डायग्राम जो है वो बनाने पड़ेंगे। और यहां पर आपके होते हैं सबसे आगे स्पोरोजीनस सेल। क्या होते हैं आपके? स्पोरोजीनस सेल। अब देखिए आप ध्यान से, सबसे बाहर आपको क्या देखने को मिलेगी? एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड है। एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड है। उसके बाद आपकी इंडोथीशियम। इंडोथीशियम। उसके बाद आपकी 1 to 2 लेयर जो होती है, ये होती है आपकी मिडिल लेयर। मिडिल लेयर। और सबसे अंदर होती है आपकी टेपेटम। सबसे अंदर क्या होती है आपकी? टेपेटम। अब टेपेटम का फंक्शन क्या है? ये जो आपके जो पॉलन का यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा होगा, जो आपके पॉलन का फॉर्मेशन हो रहा होगा, उसको न्यूट्रिशन देने का काम किसका होता है? टेपेटम का होता है। तो ये न्यूट्रिटिव है नेचर में। कैसी है? न्यूट्रिटिव इन नेचर। ये चीज आपसे, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पॉलन आपकी जो टेपेटम का फंक्शन क्या है, वो क्या है? न्यूट्रिशन देना। अब जो ये आपकी स्पोर मदर सेल हैं, जो आपकी क्या है? स्पोर मदर सेल हैं, ये क्या करेंगी? ये स्पोर मदर सेल हैं। क्या है आपकी? स्पोर मदर सेल। नेचर में ये डिप्लॉइड है। नेचर में कैसी है? डिप्लॉइड है। अब ये मियोसिस करके फॉर्मेशन करती हैं किसका? माइक्रोस्पोर का। किसका फॉर्मेशन करेंगी? माइक्रोस्पोर का। ये माइक्रोस्पोर आपके होते हैं पहले टेट्राड में। किसमें होंगे आपके? टेट्राड में। 4 के ग्रुप में आपके ये अरेंज होते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं पॉलन टेट्राड। क्या बोलते हैं? पॉलन टेट्राड। उसके बाद क्या होता है? डिहाइड्रेशन के बाद ये चारों आपके अलग अलग हो जाते हैं और फंक्शनल पॉलन ग्रेन में क्या होते हैं? डेवलप होते हैं। किसमें डेवलप होंगे? फंक्शनल पॉलन ग्रेन में आपके डेवलप होते हैं। कौन सा यहाँ पर आपका डिवीजन हो रहा है? तो आप कहोगे मियोटिक डिवीजन हो रहा है। क्या हो रहा है आपका? मियोसिस हो रहा है। यहाँ पर आप इस पूरे डायग्राम को बनाओगे और पूरे प्रोसेस को आप लिखोगे। एक एक चीजें आपको यहाँ पर मेंशन करनी पड़ेगी, क्योंकि ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। 5 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन है, तो आपको उसी हिसाब से यहाँ पर आपको वेटेज देना है। आपको नियरली 1 पेज में आपको इसका आंसर विद डायग्राम आपको ये सारी चीजें वहां पर बतानी है। बस आपको यहाँ पर डिवीजन नहीं भूलना है। कौन सा डिवीजन हो रहा है आपका? मियोसिस हो रहा है। कौन सी आपकी मदर सेल है? तो आप कहोगे पॉलन मदर सेल, या फिर आप कहोगे माइक्रोस्पोर मदर सेल से फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन करने होते हैं लॉन्ग। यहाँ पर आपको कितने क्वेश्चन करने होते हैं? 3 क्वेश्चन। टोटल वेटेज है 15 मार्क्स का। तो यहाँ पर हम लोग ने पहला क्वेश्चन देख लिया है, डिफाइन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इन फ्लावरिंग प्लांट विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम। देखिए यहाँ पर आपको मैं सारी चीज़ें तो लिख करके नहीं बता सकता, लेकिन मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है कि आप किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे। डायग्राम आपके यही वाले सारे डायग्राम बनने वाले हैं, और जो मैंने आपको बताया है वो आपको हेडिंग के साथ, डेफिनेशन के साथ सारी चीज़ों को वेल डेवलप्ड, वेल लेबल डायग्राम के साथ समझाना है। अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, व्हाट इज मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, डिफाइन इट विद द हेल्प ऑफ चेकर बोर्ड, व्हाई इट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमीट। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, व्हाट इज मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। हमें मेंडल का जो सेकंड लॉ है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, उसके बारे में यहाँ पर बताना है। और क्या बताना है यहाँ पर? डिफाइन इट विद द हेल्प ऑफ चेकर बोर्ड, व्हाई इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमीट। 3 पार्ट हैं आपके इस क्वेश्चन के। जितने पार्ट में क्वेश्चन होता है उतना ही आपका वेटेज होता है। तो इसमें जो आपका बटा हुआ है वो क्या है? 2 2 + 1। देखिए हम लोग देख लेते हैं क्या है इस क्वेश्चन में, क्या हमसे पूछ रहा है। हमें मेंडल सेकंड लॉ ऑफ के बारे में पूछा, मतलब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में हमसे यहाँ पर पूछ रहा है। क्वेश्चन नोट डाउन कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। व्हाट इज मेंडल्स लॉ ऑफ
सेग्रीगेशन, ये आपका 2 मार्क्स का हो गया पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट में आपसे पूछ रहा है डिफाइन इट विद द हेल्प ऑफ चेकर बोर्ड मेथड। डिफाइन विद द हेल्प ऑफ चेकर बोर्ड मेथड, ये भी आपका 2 मार्क्स का है। और तीसरा क्या है, वाई इट इज कॉल्ड, तीसरा पर क्या है, वाई इट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट। वाई इट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट, ये है आपका 1 मार्क्स का। अब ये 5 नंबर का आपका क्वेश्चन देखिए 3 पार्ट में आपका टूट गया है। एक ही क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, डिफाइन इट विद द हेल्प ऑफ चेकर बोर्ड मेथड एंड व्हाई इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट। अब हम लोग देख लेते हैं पहले मोनो हाइब्रिड क्रॉस, फिर मैं आपको एक ही चीज डिफाइन करता हूं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस हम लोग क्या देखते थे कि टॉल को हम लोग किससे करा रहे थे क्रॉस, ड्वार्फ से। तो यहाँ पर टी, यहाँ पर आपका स्मॉल टी, दोनों में आपका हुआ फ्यूजन, तो ये हो गया आपका कैपिटल टी स्मॉल टी। इसके बाद हम लोग कराते हैं सेल्फिंग। इसके बाद हम लोग क्या कराते हैं, यहाँ पर सेल्फिंग कराएंगे। सेल्फिंग मतलब क्या होता है कि F1 को क्रॉस कराना है F1 से। गैमीट का हम लोग यहाँ पर फॉर्मेशन कर लेते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब आप हम लोग कराते हैं फ्यूजन। हम लोग क्या कराएंगे, फ्यूजन, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी कैपिटल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। ये भी क्या है आपका टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, और ये क्या है आपका डॉर्फ है। तो आप इस पूरे क्रॉस में देख रहे हो कि 4 प्लांट हैं आपके, टोटल 4 प्लांट हैं, जिसमें से 3 टॉल हैं। क्या है आपके, 3 टॉल हैं, 1 डॉर्फ है। 3 टॉल हैं, 1 डॉर्फ, मतलब फेनोटिपिक रेशियो जो है आपका, फेनोटिपिक रेशियो जो है आपका वो क्या है 3:1। क्या है आपका 3:1, ये आपको याद रखना है फेनोटिपिक रेशियो। उसके बाद अगर हम लोग जेनोटिपिक रेशियो देखें, जेनोटिपिक रेशियो देखें तो ये आता है आपका 1:2:1। 1 आपका होमोजाइगस टॉल है, क्या है आपका होमोजाइगस टॉल है। 2 आपका हेटेरोजाइगस टॉल है, हेटेरोजाइगस टॉल है, और 1 आपका होमोजाइगस ड्वार्फ है। क्या है आपका होमोजाइगस ड्वार्फ है। अब आप ये पूरा क्रॉस, पहले सबसे पहले आप इस पूरे क्रॉस को करके दिखाओगे। अब हम लोग एक एक चीज को लेते हैं। अब पहला पूछ रहा है व्हाट इज मेंडल लॉ ऑफ सिग्रीगेशन। जो सिग्रीगेशन वर्ड का मीनिंग होता है वो होता है स्प्लिट। क्या होता है आपका, स्प्लिट होना या अलग होना, सिग्रीगेट होना, अलग होना। अब आप देखोगे यहां पर तो इसको आप ऐसे डिफाइन करोगे, ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन एलील सिग्रीगेट इन सच अ वे, ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन एलील सिग्रीगेट इन सच अ वे दैट one gamete receives only one kind of allele, that one gamete receives only one kind of allele। ध्यान सुनिए, अब ये था आपका जब आप सेल्फिंग करा रहे थे, जब आप क्या करा रहे थे, सेल्फिंग करा रहे थे, तो यहां पर होता है गैमीटोजेनेसिस। क्या होता है, गैमीटोजेनेसिस। ये जो दोनों एलील हैं ये क्या हो रहे हैं, आपस में अलग होते हैं। ये क्या होते हैं, ये आपका गया एक कैपिटल टी यहां पर, स्मॉल टी यहां पर आया, यहां पर फिर इसमें भी आप देखेंगे कैपिटल टी यहां पर आया, यहां पर आया क्या आया, स्मॉल टी। अब ये क्या है, ये सारे यहाँ पे गैमीट हैं, ये भी यहाँ पे गैमीट है, ये भी गैमीट है, ये भी गैमीट है, ये भी गैमीट है। अब आप देखोगे कि एक गैमीट में केवल एक टाइप का एलील है, एक गैमीट में केवल एक टाइप का एलील है। कहीं पर भी आपको 2 एलील नहीं मिलेंगे एक गैमीट में, कहीं पर भी आपको 2 एलील नहीं मिलेंगे गैमीट में। इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ सिग्रीगेशन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ सिग्रीगेशन। अब यहीं से आपका थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, व्हाई इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट, व्हाई इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट। आप देखोगे कि जो गैमीट है इसमें किसी भी प्रकार की ब्लेंडिंग या मिक्सिंग हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो थर्ड वाले में आप क्या लिखोगे, नो मिक्सिंग और ब्लेंडिंग ऑफ एलील, नो मिक्सिंग और ब्लेंडिंग, नो मिक्सिंग और ब्लेंडिंग ऑफ एलील इन गैमीट, इन गैमीट। क्योंकि एक ही एलील है उसमें मिक्सिंग होने का कोई चांस ही नहीं है। एक ही एलील आपका है, एक गैमीट में एक ही एलील है, तो यहां पर मिक्सिंग होने का चांस नहीं है। आपका जो लॉ ऑफ सिग्रीगेशन है ये नेचर में कैसा है, ये यूनिवर्सल है, इस लॉ का कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को यहां पर सॉल्व करोगे तीनों पार्ट को लेकर के। अब हमसे यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट इज एडेप्टेशन, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। व्हाट इज एडेप्टेशन, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। ये है आपका लास्ट क्वेश्चन 5 मार्क्स का। तो देखिए आपके लिए कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर टफ नहीं था, सब क्वेश्चन इसी टाइप से आपका पूरा पेपर आने वाला है बोर्ड का।
बस थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे तो समस्या आपको नहीं होगी। अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं 5 मार्क्स का, एडाप्टेशन क्या है और उसे हमें कुछ एग्जांपल्स के साथ समझाना है। ये एक लॉजिक के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर। तो हम लोग देख लेते हैं एडाप्टेशन के बारे में। व्हाट इज एडाप्टेशन? What is adaptation? Define with the help of example. Define with the help of example. अब अगर हम लोग एडेप्टेशन को डिफाइन करें तो आप कैसे कह सकते हैं? एनी फिजियोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल और बिहेवियरल चेंज विच हेल्प अ स्पीसीज टू एडजस्ट इन अ चेंजिंग इन्वायरमेंट। बदलते पर्यावरण में आपको जो है एडजस्ट करना होता है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसके लिए हमें एडॉप्ट करना पड़ता है। तो आप कैसे इसको डिफाइन करेंगे? आप डिफाइन करेंगे एडाप्टेशन इज एनी मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल change which helps the species to adjust in changing environment। अब ये तो हो गया कि आप देखिए, अब हम लोग इसमें थोड़ा सा आपको बताते हैं। जैसे देखिए, आप अपने केस में बात करते हैं, ह्यूमन के केस में अगर ठंडी आई, अगर मान लीजिए आपका कोल्ड क्लाइमेट आया, विंटर सीजन आ गया, तो आप लोग क्या करते हो? स्वेटर वियर करना शुरू कर देते हो। जैसे गर्मी आती है आप क्या करते हो? आप एसी का यूज करना शुरू कर देते हो, कूलर पंखे का यूज करना शुरू कर देते हो। ये क्या है आपका? ये आप अपने बर्ताव में बदला रहे हो। किसमें बदलाव ला रहे हो? बर्ताव में बदला रहे हो। तो पहला एग्जाम्पल अगर हम बिहेवियर की बात करें, ह्यूमन के केस में अगर हम यहाँ पर बिहेवियर की बात करें तो आप ऐसे समझा सकते हो एग्जाम्पल में, ड्यूरिंग विंटर सीजन we use woolen cloth। अब फिर आपका दूसरा चेक क्या हो जाएगा? ड्यूरिंग समर सीजन we use एयर कंडीशनर। क्या यूज है? हम लोग एसी का यूज कर सकते हैं। अब ये क्या है आपकी? ये बिहेवियर में चेंज आ रहा है। किस में चेंज आ रहा है? आपके बिहेवियर में चेंज आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमें किससे बचना है? एक्सेसिव हीट से बचना है, गर्मी से बचना है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं? एसी का यूज करते हैं, फैन का यूज करते हैं। तो ये आपके बिहेवियर में चेंज आ गया। अब आप प्लांट केस में देखिएगा एग्जांपल, प्लांट के केस में अगर आप देखेंगे तो ट्रांसपायरेशन को मिनिमम करने के लिए, ट्रांसपीरेशन को कम करने के लिए प्लांट क्या करते हैं कि सरफेस एरिया को कम कर लेते हैं। सरफेस एरिया को कम कर लेंगे मतलब लीव्स जो होती हैं, लीव्स को रिड्यूस कर देंगे। किसमें? स्पाइन्स में। पत्तियों को कांटों में बदल देते हैं प्लांट। किसमें बदल देंगे? पत्तियों को कांटों में चेंज कर देंगे। इससे क्या होगा कि अब सनलाइट पड़ रही है। पहले सोचो, पहले मान लीजिए ये एक लीफ थी, ये क्या है आपकी? लीफ है। इस पर सनरेज पड़ रही है। इस पर क्या पड़ रही है? सनरेज पड़ रही है। ये सरफेस एरिया ज्यादा है, ये सरफेस एरिया ज्यादा है। यहां से ज्यादा वाटर क्या करेगा? इवापोरेट करेगा। ज्यादा वाटर क्या करेगा? इवापोरेट करेगा। लेकिन अब इन्होंने इसको चेंज किया किसमें? इसको चेंज किया यहाँ पर स्पाइन में। स्पाइन का मतलब क्या है? आपके कांटों में इन्होंने बदला। अब इसमें आप देख रहे हो कि सरफेस एरिया कम हो गया। अब क्या होगा कि इसके मुकाबले यहाँ पर वाटर का लॉस क्या हो जाएगा? मिनिमाइज हो जाएगा यहाँ पर इसके मुकाबले। इसको हम लोग बोलते हैं जीरोफिटिक एडाप्टेशन। क्या है आपका? जीरोफिटिक एडाप्टेशन। ये कहां पर पाया जाता है? जहां पर आपके डिजर्ट एरिया में जो प्लांट होते हैं वहां पर हम लोग जीरोफिटिक एडाप्टेशन की बात हम लोग करते हैं। और अगर मैं यहां पर बात करूं हाइड्रोफिटिक के केस में, हाइड्रोफाइट्स के केस में रूट सिस्टम यहां पर पुअरली डेवलप्ड होगा। रूट सिस्टम यहां पर क्या होगा? पुअरली डेवलप्ड होगा। किसमें? हाइड्रोफाइट के केस में। क्योंकि पूरी बॉडी ही किसमें है? पूरी बॉडी ही आपका वाटर में है। पूरी बॉडी प्लांट की वाटर में है। तो यहाँ पर उन्हें बहुत अच्छे रूट सिस्टम की जरूरत नहीं है, क्योंकि रूट का क्या प्राइमरी फंक्शन क्या है आपकी? रूट का प्राइमरी फंक्शन है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। लेकिन यहाँ पर तो पूरी बॉडी किसमें है? वाटर में। तो यहाँ पर हमें वाटर एब्जॉर्ब करने की उतनी जो है जरूरत नहीं है। अब ये आपके हो गया। और अगर मैं हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें एनिमल के केस में, तो जो कोल्ड क्लाइमेट के एनिमल होते हैं,
उनके बॉडी के ऊपर एक लेयर होती है किसकी, फैट की। उनकी बॉडी के ऊपर लेयर होती है किसकी, फैट की। इसको हम लोग बोलते हैं ब्लबर। क्या बोलते हैं, ब्लबर। सारी चीजें आपके एनसीईआरटी मेंशन है। ये लेयर क्या करती है, ये लेयर काम करती है इंसुलेटर का। किसका काम करेगी, इंसुलेटर का। हीट को रिलीज नहीं होने देगी, हीट को रिलीज नहीं होने देगी। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक पूरी अच्छी तरीके से जो है डिफाइन करना है चीज़ों को, बिल्कुल करेक्ट डेफिनेशन आपकी करेक्ट होनी चाहिए। उसके बाद आप एग्जाम्पल देंगे। एग्जाम्पल में आप देखिए हमने यहाँ पर किसकी बात की थी, मॉर्फोलॉजिकल, हमने यहाँ पर मॉर्फोलॉजी बता दी। फिजियोलॉजिकल की हमने यहाँ पर बात कर ली। बिहेवियरल चेंज, बिहेवियर का मतलब क्या है, ये हम आप क्या कर रहे हैं, अपना बर्ताव बदल रहे हैं ठंडी गर्मी के अनुसार। देखिए फिजियोलॉजी में एक चीज़ ये आती है कि बहुत जब एक्सेसिव ठंड होती है तो हम लोग क्या करते हैं, हाथों को रब करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हाथों को रब करते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी में हमें स्वेटिंग हमारे अंदर होने लगती है, पसीना निकलने लगता है। ये भी क्या है, ये फिजियोलॉजी है। क्या है आपकी, फिजियोलॉजी है। कौन परफॉर्म कर रहा है, आपकी बॉडी अपने आप एडजस्ट करके परफॉर्म कर रही है, जिससे आप जो है हार्श इन्वायरमेंट में खुद को सर्वाइव कर पाएं। अब समझिए कि एडाप्टेशन का जो मेन पर्पज है वो जुड़ा हुआ है सर्वाइबिलिटी से। अगर आप सर्वाइव करेंगे तभी आप रिप्रोड्यूस करेंगे, तभी आपकी जो है स्ट्रेंथ, आपकी नंबर बढ़ेगी, आप उतनी ही मजबूती से जो है इकोसिस्टम में रह पाएंगे। अब एडाप्टेशन को आपको ये चीज़ समझना है कि पूरा जो एडाप्टेशन है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है सर्वाइबिलिटी पर। सर्वाइव करने के लिए हम जो है नए नए जो है उपयोग करते रहते हैं, नए नए प्रयोग करते रहते हैं। वही जो है स्पीसीज भी करती हैं अपने हार्श इन्वायरमेंट से बचने के लिए। तो इस टाइप से आपका पूरा पेपर आने वाला। मैंने आपको एक पूरा मॉडल पेपर यहाँ पर सॉल्व कराया है। कुछ भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो बाहर से आया हो। प्रीवियस ईयर मैंने आपको जितने क्वेश्चन सॉल्व कराए थे वही क्वेश्चन हूबहू आपके यहाँ पर दिए गए हुए हैं। तो आप सारे वीडियो को देख लीजिए, ये मॉडल पेपर है आपका, इसी से मिलता जुलता आपका जो है पूरा पेपर आने वाला है। फिर हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।